राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक मोटिवेशन के साथ आया हूँ आपके सामने कि वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। तो अपने को रुकना नहीं है, हमें अपने को सिर्फ आगे बढ़ना है और जो संघर्ष भरी जिंदगी है, जो अपने लिए किसी तूफान से कम नहीं है, उससे हमें लड़ना है और एक सफलता की ओर जाना है। जो आपको मैंने बताया है कि जो आपको इतना सा बोला है मैंने कि जो चैनल है अपना, उसको सिर्फ क्या करो, सब्सक्राइब और शेयर। ये दो काम मैंने आपको दे रखे हैं। तो जो मैंने आपसे कहा है वो आप अपना कर्तव्य समझ के कीजिए और जो मैंने आपसे वादा किया है वो मैं पूरा करूँगा। जितनी भी वैकेंसी आई है अभी, सीईटी, हाईकोर्ट एलडीसी और सीईटी जो ग्रेजुएशन है, इसके अलावा वनपाल है, वन रक्षक है, ईओ और आरओ, इतनी सारी वैकेंसी अपने सामने हैं। इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। जितनी भी वैकेंसी है इसमें राजस्थान जो है वो काफ़ी है। ईओ और आरओ में है ये 80 जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के हैं। तो देखो राजस्थान कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पूरा राजस्थान का सिलेबस, इसके साथ ही जो भी अन्य सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो सब चलाऊंगा, लेकिन जो आपका कर्तव्य है वो आप निभाओ और जो आपसे मैंने वादा किया है वो मैं निभाऊंगा। ठीक है, अब आगे का जो सेशन है वो चालू करते हैं। अपने चल रहे थे दुर्ग, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बातें चित्तौड़गढ़ की रह गई थी जो मैं आपको बताऊंगा कि साके क्या है। साके आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक दुर्ग में क्या हुए हैं, साके हुए हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके। तो पहले आपको ये समझना है कि साका होता क्या है। ठीक है, तो साका क्या होता है, तो साके के बारे में पढ़ते हैं कि साका क्या होता है। साका तो देखो, जब भी किसी दुर्ग पर जो शत्रुओं का आक्रमण होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई दुर्ग है, इस पर शत्रुओं का क्या होता है, आक्रमण होता है। आक्रमण तो इसमें क्या होता है, राजपूत राजाओं द्वारा राजपूत राजाओं द्वारा क्या होता है कि जब अपनी जीत नहीं दिखती, दुश्मनों के सामने झुकने से अच्छा है कि वो क्या करते थे कि उनको दुश्मनों के सामने झुकना ना पड़े, इस वजह से उनके पास सैनिक कम होते थे, फिर भी वह केसरिया साफा पहन के युद्ध भूमि में जो है दुश्मनों से लड़ने के लिए चले जाते थे। तो जब वो केसरिया साफा पहन के, भले से उनको पता है कि हमारी जीत नहीं होगी, हमारे पास सैनिक कम है, लेकिन फिर भी वो झुकने से अच्छा है कि युद्ध के मैदान में, रणभूमि में अपने आप को न्यौछावर कर दे। तो ऐसी स्थिति में जो राजा केसरिया साफा पहन के रणभूमि में जाते हैं और किले के दरवाजे खोल देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो राजा मर जाता है या फिर वो मरने के उद्देश्य से ही युद्ध भूमि में चले जाते हैं, जीत तो किस्मत के ऊपर है, बाकी फिर भी अगर वो उस रणभूमि में से जिंदा नहीं लौटते हैं, उसको बोलते हैं केसरिया करना। केसरिया करना। तो राजा जब रणभूमि में केसरिया साफा पहनकर किले के द्वार खोलकर शत्रुओं से मुकाबला करते हैं और युद्ध भूमि में वो जब शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं केसरिया करना। अब जो किले में जो महिलाएं जो रानियां हैं, राज परिवार की महिलाएं हैं, वो क्या करती है कि अब जैसे सपोज करो आक्रमण करने से शत्रु अगर जीत जाता है तो किले की महिलाओं को उठा के ले जाएगा, बंदी बना लेगा, ठीक है, अपने महलों में ले जाएगा। तो ये महिलाएं क्या करती है, अपने
सतीतुल, या अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती है, वो एक अग्निकुंड बनाती है। अग्निकुंड, एक अग्निकुंड बनाती है, उसमें अग्नि प्रज्वलित करती है और सभी महिलाएं उस अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो जो महिला द्वारा अपने आप को न्यौछावर करती है, अपने आप को मार देती है, वो कहलाता है जौहर। जब महिलाएं अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है, दुश्मनों के आगे झुकने से अच्छा है वो अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देगी, तो ऐसी स्थिति में महिला क्या करती है, जौहर। तो राजा राजा जब युद्ध भूमि में मरता है केसरिया सभा पहनकर, तो क्या कहलाता है, केसरिया करना। जो भी राजा केसरिया करता है वो युद्ध भूमि में जाता है केसरिया सभा पहनकर। और जो महिलाएं होती है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती है, अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है, वो क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। अब जौहर जो है, कहते हैं कि एकमात्र जल जौहर, एकमात्र जल जौहर, मतलब अग्निकुंड में कूदने के बजाय जो रानी थी वो तालाब में कूदकर उसमें अपनी जान दे दी थी दुश्मनों से अपने रक्षा के लिए। तो वो था एकमात्र जल जौहर रणथंभौर के दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में। तो ये हमें पता। अब जहाँ पे रानियां जौहर करती है और राजा जो करते हैं शासक वो केसरिया करते हैं, जहाँ पर दोनों होता है कि राजाओं द्वारा केसरिया किया जाता है, महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति जब ये दोनों होते हैं तो कहलाता है साका। क्या कहलाता है, साका कहलाता है। और अगर मान लो केसरिया हो गया और रानी ने जौहर नहीं किया, और सपोज करो जौहर हो गया, राजा ने केसरिया नहीं किया, तो अगर दोनों में से कोई एक होता है, कोई एक घटना होती है, या तो जौहर हो गया केसरिया नहीं हुआ, या केसरिया हो गया जौहर नहीं हुआ, तो ये कहलाता है अर्धशाखा, अर्धशाखा। ठीक है। तो देखो कई जगह 2 शाखे हैं, कई जगह 1 शाखा है और कई जगह 2.5 शाखे हैं। मतलब दो तो पूरे हैं, दोनों में जौहर भी हुआ है केसरिया भी हुआ है, लेकिन एक जो शाखा है वो आधा हुआ है, वहां पर केसरिया हुआ है लेकिन जौहर नहीं हुआ। तो ऐसा क्या कहलाता है, अर्धशाखा। तो कुल मिला कितने हो जाते हैं, 2.5 शाखे। जैसे एक दूर पड़ता है जैसलमेर, तो ये इतना समझ में आएगा वो अपन शाखा क्या होता है। तो शाखा वही होता है जहाँ पर महिलाएं जौहर करती है रानियां, और जो राजा है वो केसरिया कर लेते हैं, और दोनों जब होता है तो क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है। इन दोनों घटनाएं मिलकर क्या बनता है, शाखा बनता है। अब देखो जैसलमेर का जो दुर्ग है, जैसलमेर, तो यहाँ पर जो है 2.5 शाखे फेमस है, प्रसिद्ध है। कितने शाखे, 2.5 शाखे। इसमें दो शाखों में तो क्या हुआ था, जौहर प्लस केसरिया। क्या हुआ था, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न दुर्ग जिसमें 2.5 शाखे हुए हैं कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है। और एक शाखा है वो आधा हुआ था, मतलब वहां पर क्या हुआ, केसरिया तो हुआ है कि क्या हुआ था, केसरिया, पर लेकिन क्या नहीं हुआ था, जौहर जो है वो नहीं हुआ था। इसलिए कौन सा कहलाता है, 2.5 शाखा। और 2.5 शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। तो हम पढ़ते चित्तौड़गढ़ के शाखे। शुरू तो कुंभलगढ़ करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा ये शाखे वाला जो चैप्टर है वो रह गया था अपना इसके अंदर, तो कुंभलगढ़ वाला शुरू करने वाले थे। 1 मिनट। तो हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ के शाखे। तो देखो चित्तौड़गढ़ में टोटल कितने शाखे हुए, चित्तौड़गढ़ में टोटल हुए 3 शाखे। कितने शाखे, 3 शाखे। तो पहला पढ़ते हैं, पहला शाखा कब हुआ। तो पहला शाखा जो है चित्तौड़गढ़ में 1303 में, पहला शाखा कब हुआ था, 1303 में। तो इसमें आएगा 1303 में, 1303 में पहला शाखा हुआ था। उस समय जैसे ये राजस्थान है अपना, इसमें ये है मेवाड़, और इधर है अपना दिल्ली। दिल्ली, जो दिल्ली का शासक था उस समय वो था AK, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ था मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह, रावल
रत्न सिंह। और युद्ध कौन सा है? तो 1303 में था चित्तौड़गढ़ का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। तो पहले तो हमें जो चित्तौड़गढ़ है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, चित्तौड़गढ़ युद्ध की जानकारी का स्रोत क्या है? तो एक ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी, इसका ग्रंथ है पद्मावत, पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार जो ये युद्ध है अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य हुआ था। कारण था, अगर इस ग्रंथ के अनुसार देखें तो रानी जो पद्मावती है इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। ये सारी डिटेल जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपन इतिहास पढ़ेंगे राजस्थान का, जिसमें मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरह समझेंगे। अभी इतना ही समझना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उसके अनुसार वो क्या है, इस युद्ध के का स्रोत है, इसकी जानकारी का हमें इसकी जानकारी बताता है। एक ग्रंथ है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसका ग्रंथ है खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतह। ये अलग कारण बताता है इस युद्ध के। वो कहता है कि भाई जो ये युद्ध हुआ है वो जो मेवाड़ है ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कारण बताया मेवाड़ का सामरिक महत्व। दूसरा जो दिल्ली है, दिल्ली से मालवा जाने के लिए बीच में कौन सा पड़ता है, मेवाड़ पड़ता है। दिल्ली से मालवा जाने का मार्ग मेवाड़ पड़ता है, इसलिए मेवाड़ को जीतना चाहता था। मालवा गुजरात जाना है तो उसको रोक जाता था। तीसरा कारण बताया उसने कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी कैसा था, महत्वाकांक्षी था। वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, उसके राज्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इस वजह से तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इसमें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसका ग्रंथ है खजाइन उल फतह। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली का शासक था। अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और जो है अमीर खुसरो ने इस युद्ध का वर्णन अपनी आंखों देखा हाल अपने ग्रंथ में किया है, क्योंकि उस समय इस युद्ध में उपस्थित था अमीर खुसरो। तो ग्रंथ कौन सा, मलिक मोहम्मद जायसी, वो क्या कारण बताता है कि युद्ध हुआ था पद्मावती के कारण। पर अमीर खुसरो क्या बताता है कि जो युद्ध हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। दूसरा वो जो है दिल्ली से मालवा जाने का, गुजरात जाने का मार्ग मेवाड़ से गुजरता था, इस वजह से उसने क्या किया था, युद्ध किया है। तो ये कारण है। बाकी हमें पढ़ना है कि शाखा किस प्रकार हुआ। तो देखो जब युद्ध हुआ तो पहला शाखा हुआ 1303 में। तो 1303 में मेवाड़ और ये था दिल्ली, दिल्ली का था एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ का राजा था रावल रत्न सिंह। बात है कब की, 1303 की। युद्ध कौन सा था, चित्तौड़गढ़ का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध कौन सा, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था और रावल रतन सिंह हार गया था। मतलब रावल रतन सिंह ने क्या किया था, केसरिया कर लिया। अब इसमें क्या होता है, रावल रतन सिंह युद्ध भूमि में मर जाता है। इसके बाद जो पद्मावती है, पद्मावती वो क्या करती है, प्लस 1600 रानियों के साथ, कितने रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर, अग्नि कुंड में कूदकर जोहर कर लेती है, जोहर कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला सागर कब हुआ था, 1303 में। युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। किसके कारण, पद्मावती के कारण। स्रोत क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ इसका स्रोत है। पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर क्या कर ली थी, क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। ठीक है ना, जोहर कर
ये पहला साका कंप्लीट है। तो ये अपना चित्तौड़गढ़ किले का पहला साका हो गया। तो इसके बाद उतार लेना, तो इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं कि जो है चित्तौड़गढ़ में पहला साका हुआ, उस समय युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। जो चित्तौड़गढ़ है उसमें चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बारे, युद्ध का स्रोत क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है और अमीर खुसरो का खजानुल फतह है। ठीक, तो ये पहला साका हो गया। दूसरा साका, तो दूसरा साका कब हुआ था, तो दूसरे साके की डेट है 1534 से 35 के बीच। कई जगह 1534 में आता है, कई जगह 35 में आता है, भाई एग्जैक्ट डेट है 34। ठीक है, अगर ये इस तरह से आ जाए तो आपको याद रखना 1534 से 35 के बीच हुआ था। अब इसमें देखो क्या थे, तो मेवाड़ थे, मेवाड़ में थे राजा, और ये मेवाड़ के बाद था जो गुजरात, इधर था गुजरात का राजा, गुजरात। तो जब मेवाड़ में कौन था, उसमें विक्रमादित्य, मेवाड़ में कौन थे, विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य, राणा लगा देते, मेवाड़ के शासक अपने राणा लगाते थे। और गुजरात में कौन था, बहादुर शाह, गुजरात का शासक कौन था, बहादुर शाह। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो इसमें क्या था कि जो विक्रमादित्य थे उनको बाहर भेज दिया, और इस युद्ध का नेतृत्व करने वाली कौन थी, रानी कर्मावती। युद्ध का नेतृत्व कौन था, रानी कर्मावती। ये लो, ठीक। तो इनको तो क्या कर दिया, कुंभलगढ़ भेज दिया। कहाँ भेज दिया, कुंभलगढ़। कहाँ भेज दिया, कुंभलगढ़ भेज दिया। इसके बाद कुंभलगढ़ भेजने के बाद रानी कर्मावती ने युद्ध का नेतृत्व किया। और जब इस युद्ध में क्या हुआ कि जो बहादुर शाह है, इसकी सेना जीत गई थी, विजय हो गई थी, और जो मेवाड़ की सेना है वो हार गई थी। ठीक, तो इसमें क्या है कि रानी कर्मावती ने इस युद्ध में हुमायूं को राखी भेजी थी युद्ध अपनी रक्षा के लिए, पर हुमायूं ने इसकी रक्षा नहीं की, और रानी कर्मावती ने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। तो देखो आप कहोगे सर विक्रमादित्य तो कुंभलगढ़ से लगे, तो जो केसरी है वो किसने किया, तो देखो यहाँ पर देवलिया प्रतापगढ़, जो देवलिया प्रतापगढ़ है वहाँ के ठिकाने जाते रावत बाग सिंह, रावत कौन थे, रावत बाग सिंह। ये सेनापति थे, ये कौन थे, रानी कर्मावती के सेनापति थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर क्या किया था, केसरिया किया। तो देखो ये जो दूसरा शाखा है 1534-35 में हुआ, जो युद्ध हुआ था वो विक्रमादित्य और बहादुर शाह के टाइम पे हुआ था। गुजरात का शासक बहादुर शाह था, और मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य कुंभलगढ़ भेज दिया इसको, और युद्ध का नेतृत्व किसने किया, रानी कर्मावती ने। और इस युद्ध में जो है रानी कर्मावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, पर हुमायूं ने क्या है इसकी मदद नहीं की। उसके बाद रानी कर्मावती ने जोहर किया, और जितने भी सैनिक हैं उन्होंने रावत बाग सिंह के नेतृत्व में क्या किया था, केसरिया किया था। तो ये कौन सा शाखा हो गया, दूसरा शाखा। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तो इसमें देखो तीसरे शाखा में आप जो है 1567 में, कब होता है, 1567 में। तो इसमें क्या है, राणा उदय सिंह और अकबर के बीच हुआ था। तो ये दिल्ली था, दिल्ली का शासक कौन था, अकबर, और मेवाड़ का राणा उदय सिंह। अब इस युद्ध में क्या है कि राणा उदय सिंह थे वो चले गए कहां पे, कुंभलगढ़, कहां चले गए थे, राणा उदय सिंह कुंभलगढ़ चले गए। तो युद्ध का जो नेतृत्व है वो करने वाले थे जयमल और फत्ता, इसके जो दो सेनानायक थे, दो सेनापति, जयमल प्लस फत्ता, और इनके साथ एक व्यक्ति और था, कल्ला राठौर।
ठीक है, ये कल्ला राठौर वही है जिसको हम लोक देवता में पढ़ते हैं कल्ला जी राठौर। तो जयमल और फत्ता जिन्हें चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं, कल्ला राठौर क्या बोलते हैं, चार हाथों वाले देवता। तो जो राणा उदय सिंह है ये कहाँ चले गए थे, उदय कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ चले गए थे। तो जो युद्ध का नेतृत्व किसने किया, इन दोनों सेनापतियों ने किया, जयमल और फत्ता ने किया। तो इसमें क्या होता है कि जो जयमल और फत्ता है ये क्या करते हैं, जो फत्ता की रानी है फूल कंवर, फूल इसको फतेह सिंह भी कहते थे, फतेह सिंह, जो फत्ता है इसको फतेह सिंह कहते थे। तो फतेह सिंह ने क्या किया था, केसरिया किया था। ये भी मारे गए थे, ये भी मारे गए थे, लेकिन फतेह सिंह है इन्होंने क्या किया था, केसरिया किया था। और इनकी रानी है फूल कंवर, इसने क्या किया था, जोहर किया था। जो उदय सिंह जी तो चले गए थे वहां पे कुंभलगढ़, अब बचा कौन, जयमल, फत्ता और कल्ला राठौर। ये तीनों युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारे गए। इसके बाद जो फतेह सिंह था मतलब फत्ता, इन्होंने केसरिया किया था सैनिकों के साथ, और रानी फूल कंवर इसने क्या किया था, जोहर किया था। तो ये जो तीसरा शाखा है वो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कहा जाता है। तो इस तरह से तीन शाखे पढ़े, फिर तीनों में क्या हुआ है, जोहर भी हुआ है और केसरिया भी हुआ है। तो देखो इसमें क्या है कि जो अपन पढ़ते हैं जयमल और फत्ता, इसको डिटेल बता देता हूँ मैं। तो कुछ लाइनें कुछ बातें सी पूछी जाती है कि जो जयमल की मूर्ति है, छतरी छतरिया, जयमल और फत्ता। तो देखो इसमें क्या है, जो भैरव पोल है, भैरव पोल, तो ये क्या है भैरव पोल, तो अपन पता चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 दरवाजे थे, उसमें से एक कौन सा था, भैरव पोल। तो भैरव पोल के पास में जयमल की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ के किस दरवाजे पर जयमल की छतरी बनी हुई है, तो कहाँ पे बनी हुई है, भैरव पोल के पास में। इसके बाद आता है जो फत्ता है, फत्ता प्लस कल्ला राठौर, जो भतीजा था, ये जो कल्ला राठौर है वो क्या था, भतीजा था। तो इनकी छतरियां जो बनी हुई है वो हनुमान पोल के पास बनी हुई है, हनुमान पोल के पास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जयमल और फत्ता राठौर है, इनकी जो छतरियां है वो भैरव पोल और हनुमान पोल के पास बनी हुई है। अब अकबर की सेना से इन्होंने युद्ध किया, उदय सिंह जी चले गए थे कुंभलगढ़। तो अकबर क्या, इनकी वीरता से प्रभावित हो गया, इनकी क्या होगी, वीरता से प्रभावित हो गया। और इन्होंने क्या किया, अकबर ने, नोट करके लिख लो इसको, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा किले में इनकी गजारूढ़ मतलब हाथी पर सवार होते हुए गजारूढ़ प्रतिमा बनवाई। तो अकबर ने किन 2 वीर सेना नायकों की मूर्तियां अपने आगरा किले में बनवाई, तो बनवाई जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा किले में बनवाई थी। तो ये चित्तौड़गढ़ के जो शाखे हैं तीनों इंपोर्टेंट है, जो अपने कंप्लीट हो गए। पहला शाखा 1303 में, ठीक है, दूसरा शाखा है 1535, दूसरा शाखा कब का है 1534 से 35 का, और तीसरा शाखा था अपना 1567, तीसरा कब का था 1567। तीनों शाखा को वो कंप्लीट हो गई। इनकी डेट पूछ ली जाती है, सन पूछ लिया जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ 1534 से 35 में, और जो तीसरा शाखा है वो कब हुआ 1567 में हुआ था। किन किन के बीच युद्ध हुआ था ये भी पूछ लिया जाता। तो सारा कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, इसको मिटा देता हूँ। अब आगे आते हैं हम कुंभलगढ़ दुर्ग। अपना अगला टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपसे निवेदन है जितना हो सके अपने रिश्तेदारों को
अपने दोस्तों को, जो भी तैयारी करता है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनको ये शेयर करें वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अपना अगला टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको बताया था कि कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है वर्तमान में। तो जैसे देखिए अपन, राजस्थान, ये मेवाड़ है, मेवाड़। उस समय कुंभलगढ़ मेवाड़ में था, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ लीजिए किस जिले में है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्थित यह है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध, जो हल्दी घाटी का मैदान है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच जब युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में 1576 में, 21 जून 1576, तो हल्दी घाटी का मैदान में कहाँ पे है, राजसमंद में है, ठीक है। दूसरा, हल्दी घाटी में एक जगह खमनोर, तो ये जगह है, ये गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस खेती के लिए, गुलाब की खेती के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गुलाब की खेती के लिए। तो खमनोर है, खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध क्या बोलते हैं, खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। एक मिनट, अब देखते हैं आगे, स्थित कहाँ पे, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में। आगे देखो, ये किस श्रेणी में आता है, श्रेणी, तो मतलब ये पहाड़ी पे बना हुआ है। अबुल फजल ने इसके लिए कहा है, क्या कहा है, कि यह इतनी बुलंदी पे बना है कि इसको देखने पर सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाए, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, गिरी दुर्ग। किस श्रेणी में, ये गिरी दुर्ग, मतलब जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो दुर्ग बनाए जाते हैं किस श्रेणी में आते हैं, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कुंभलगढ़ नाम से पता लग रहा, निर्माण करता तो कुंभा, महाराणा। अब ऐसा नहीं कि कुंभा ने खुद के नाम पे बनाया है, ये अपनी पत्नी थी कुंभलवती, पत्नी थी कुंभलवती, अपनी पत्नी कुंभलवती के नाम पर ये दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो पहाड़ी, किस पहाड़ी पर बना हुआ है। मैं आपको सिर्फ जो नोट्स ही बनवा रहा हूँ, बाकी जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर आपको जरूरी है तो आप उसको लिख सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बोर्ड छोटा है तो मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता, लेकिन ये है कि मैं आपको नोट्स की तरह इसको आप नोट डाउन करो, और जो बातें लिखने लायक है, जो आपको बाद में याद नहीं रह सकती, वीडियो परमानेंट रहेगा चैनल पर, आप देख सकते हो। तो और अगर मान लो कोई बात आपको लिखनी है तो वो भी नोट डाउन कर सकते हो। पहाड़ी, ये बनी हुई जरगा पहाड़ी पर, जरगा पहाड़ी पर। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, जरगा पहाड़ी पर, और जो है स्थित कहाँ पे, राजसमंद जिले में। श्रेणी किस श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग। तो आपसे पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है, तो यह है गिरी दुर्ग की श्रेणी में। निर्माणकर्ता कौन है, महाराणा कुंभा। पत्नी कौन है इसकी, कुंभलवती है, और उसी के नाम पर क्या बना है, कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया है। पहाड़ी किस पहाड़ी पर बना हुआ है, जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। अब जब पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसे हमने पढ़ा था जेता, नापा, पूमा, पोंजा, ये किसके थे, विजय स्तंभ के, अपने पता था वास्तुकार पढ़ा था। जैन कीर्ति स्तंभ के थे अपने कवि अत्रि और मैं, उसी प्रकार इसका भी वास्तुकार है। इसका क्या है, वास्तुकार, वास्तुकार। इसका वास्तुकार कौन है, मंडल, मंडल इसका क्या है, वास्तुकार है। और इसका ग्रंथ है रूपमंडल, रूपमंडल। ये रूपमंडल किससे संबंधित है, जो रूपमंडल वास्तुकला से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित। रूपमंडल किससे संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है, सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है, तो है मंडल। और मंडल जो है उसमें उसका जो ग्रंथ है रूपमंडल, वो किससे संबंधित है, तो ये वास्तुकला से संबंधित है। मतलब जो भवन निर्माण कला है, वास्तुकला है, मंदिर है, आर्किटेक्चर है, वो सारे किस में आते हैं, वास्तुकला में आते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो फैक्ट है वो लिख लो आप इस दुर्ग के बारे में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब हम इसके पढ़ते हैं उपनाम। कुंभलगढ़ तो इसके पढ़ते हैं उपनाम।
इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? तो इसके उपनाम में देखो कुंभल मेरू, पहला नाम क्या है इसका? कुंभल मेरू। क्या नाम इसका पहला? कुंभल मेरू। आप सब जो है कुंभल मेरू किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभपुर भी से कहा जाता है, कुंभपुर। ठीक है, तो ये नाम पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए याद करना जरूरी है। कमल पीर, कमल जो है कमल मीर, सॉरी कमल मीर, कमल मीर इस दुर्ग का उपनाम है। कमल मीर देखो मच्छेंद्र संकट काल में मेवाड़, देखो आपने पढ़ा था कि उदय सिंह कहाँ चले गए थे? मेवाड़। विक्रमादित्य सॉरी उदय सिंह कहाँ चले गए थे? कुंभलगढ़। विक्रमादित्य कहाँ चले गए थे? कुंभलगढ़। तो क्या है, जब भी मेवाड़ के राजाओं के ऊपर संकट आता था तो वो कहाँ चले जाते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते थे। उसी प्रकार देखा जाए जो उदय सिंह है उसको पन्ना दया कहाँ लेके गई थी? कुंभलगढ़ लेके गई थी। तो जितने भी राजा है मेवाड़ के वो अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाते थे? कुंभलगढ़। इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन है? कुंभलगढ़। जैसे आपने पूछा मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, तो वह सिवाना का किला, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। उसी प्रकार मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला इसको बोलते हैं मच्छेंद्र। मच्छेंद्र, मच्छेंद्र किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो इसके क्या है? उपनाम है। इसके अलावा इसके जो है दरवाजे, जैसे हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे थे? 7। इसमें कितने हैं? 9। टोटल कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक दरवाजा ऐसा है हनुमान पोल। तो हनुमान पोल है, तो सारे दरवाजे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है हनुमान पोल। तो इस दुर्ग के पास हनुमान पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको यहाँ पर जो है इस दरवाजे के पास में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है, इसलिए इसको बोला जाता है हनुमान पोल। तो हनुमान पोल में जो हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान पोल में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो जो महाराणा कुंभा है वो कहाँ से लेके आए थे? नागौर से लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? नागौर से लेके आए थे। हनुमान जी की मूर्ति महाराणा कुंभा नागौर से लाए। तो भाई नागौर को क्या बोलते हैं? नागौर बोलते हैं नमक नगरी। क्या बोलते हैं? नागौर को नमक नगरी कहा जाता है। आगे देखो, ये दुर्ग है, इसकी दीवार, इस दुर्ग की दीवार की लंबाई, इस दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है भाई? पूछ ले, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं कई बार, कि इस दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है। तो हमको याद होना चाहिए 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। चीन की दीवार के बाद अगर भारत की महान दीवार जो है, चीन तो चीन में है, वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, लेकिन ग्रेट वेल ऑफ जो चाइना है, उसके बाद जो भारत की महान दीवार है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। इसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की, हिंदी में लिखता हूँ भारत की महान दीवार। किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ की दुर्ग की दीवार को कहा जाता है। तो इसका उपनाम पढ़ लिया अपने। दरवाजे है, इसमें हनुमान पोल है, हनुमान जी की मूर्ति कौन लेके आए थे? कुंभा लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? नागौर से लेके आए थे। इस दुर्ग की दीवार जो है उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। और अगर 36 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखें, चौड़ाई भी मैं आपको यही बताता हूँ, चौड़ाई इसकी है 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। अब जैसे कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा था कि जो ये है दुर्ग है कुतुब मीनार से बेहतरीन है। कर्नल जेम्स टोड ने जो है चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या कहा था? एक सेकंड रुकना।
जैसे कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार के बारे सॉरी कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा था कि जो विजय स्तंभ के बारे में, कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा था कि जो ये जो इमारत है, ठीक है, वो कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। उसी प्रकार इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं देखते, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के लिए कहा था कि ये जो इमारत है वो कुतुब मीनार से बेहतरीन है। तो उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा, तो देखो कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या दी, एट्रुस्कन की उपमा दी है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे एट्रुस्कन की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है, एट्रुस्कन की उपमा दी है। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, पृथ्वीराज सिसोदिया, उदय सिंह और महाराणा प्रताप, इन तीनों का जो बचपन है, बचपन भी क्या है, किस दुर्ग में गुजरा, बचपन इसी दुर्ग में बीता। आपसे पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप का बचपन कहाँ पे गुजरा, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो उदय सिंह है, इनका बचपन कहाँ पे गुजरा, तो कुंभलगढ़ में। मैंने बताया तो आपको, जब बलवीर ने उदय सिंह को मारने की योजना बनाई और जो उदय सिंह को मारने जा रहा था, तो पन्नाधाई ने जो है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। और जो किलेदार था उस समय कुंभलगढ़ का, आशा देवपुरा। कौन था किलेदार, आशा देवपुरा। इसके पास जाकर इसको उदय सिंह को बचाया। उस समय किलेदार कौन था, आशा देवपुरा था, उसको सौंप के आ गई थी। उसमें उदय सिंह बच गया। और जब इसका पूरा बचपन है वो कहाँ बीता था, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। तो ये जो तीनों राजा है, तीनों शासक है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जो ये है महाराणा सांगा के भाई थे, इसको उड़ना राजकुमार भी कहते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया क्या बोलते थे, उड़ना राजकुमार। और इसी की पत्नी, इसकी पत्नी थी ताराबाई, जिसके नाम पर जो अजमेर का किला है गढ़ बीटली, उसका नाम क्या है, तारागढ़ रखा गया है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते थे। उदय सिंह और महाराणा प्रताप, इन तीनों का बचपन कहाँ गुजरा, कुंभलगढ़ दुर्ग में गुजरा। अब आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। जो कर्नल जेम्स टोड है, इसने इसको क्या बोलता, एट्रुस्कन कहा है। इस पर देखो तलहटी में, तो देखो जो कुंभलगढ़ है, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर क्या बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो इसकी तलहटी में एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। देखो जैसी बने वैसी ये छतरी है, किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। किसकी है, अभी बताया मैंने आपको, पृथ्वीराज सिसोदिया की, जिसको उड़ना राजकुमार कहते थे। और ये कितने खंभों की है, तो 12 खंभों की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में किसकी छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। कितने खंभों की है, 12 खंभों की। तो इस दुर्ग की तलहटी में लिख देता हूँ मैं क्या, इस दुर्ग की तलहटी में पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। किस दुर्ग की तलहटी बनी हुई है, ये बनी हुई कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। दूसरा मैंने बताया था उदय सिंह, जिसका बचपन कहाँ बीता था, कुंभलगढ़। इसको मिटा देता हूँ मैं। उदय सिंह का बचपन कहाँ बीता था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। क्योंकि उसको बचाए कौन ले गए थी, जो उसकी दाई माँ थी पन्ना धाई, वो बचा के लाए थे। तो देखो उसका जो जब उसकी उम्र हो गई थी, बड़ा हो गया था, तो उसका राज्याभिषेक भी कहाँ किया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में किया था। कब किया था, 1537 में। तो इसी दुर्ग में जो उदय सिंह था, राणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह का
राज्य अभिषेक 1500, कौन सी डेट थी? 1537 में, 1537 में किया गया। ठीक, इतना पता लगा। अब इसमें क्या हो आपको और क्या पूछा जा सकता है भाई? जो उदय सिंह है उसका प्रथम बार अभिषेक कहाँ किया गया? तो वो कहाँ किया था? कुंभलगढ़ में किया गया था। दूसरी बात, जैसे किला है, ये पूरा क्या है? ये अपने किला बना दिया। अब इस किले के अंदर भी एक किला बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? एक दुर्ग। ये है कुंभलगढ़। फिर इसके अंदर जो दुर्ग बना हुआ है उसमें कटारगढ़, कटारगढ़। अब ये जो कटारगढ़ है इसमें है कुंभा महल, कुंभा महल। तो कुंभा महल कहाँ पे है? कटारगढ़ दुर्ग में। और कटारगढ़ कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभा महल बना हुआ है। और ये जो कटारगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका नियम लिख देता हूँ, निर्माण कुंभा ने, कुंभा ने। क्योंकि कुंभा क्या करता था? क्योंकि ऊंचाई पे था ये। अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी बुलंदी पे बना है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाए, ऊपर से नीचे से देखने पर उसको सर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो कुंभा ने क्या किया? इसका निर्माण करवाया। और यहाँ से क्या करता था? वो अपने पूरे राज्य पर नजर रखता था। इसलिए जो कटारगढ़ दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग, दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभा जो है यहाँ से लेकर, क्योंकि इसका महल भी कहाँ बना हुआ था? कटारगढ़ बना हुआ था। तो यहाँ से लेकर वो क्या करता था? पूरे मेवाड़ पर नजर रखता था। इसलिए कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक, इसके अंदर देखो जो बादल महल है इसी कटारगढ़ दुर्ग में। तो कुंभा महल भी कहाँ पे है? कटारगढ़ दुर्ग में है। अब कटारगढ़ दुर्ग में क्या है? एक बादल महल है। एक सेकंड इंक भर लेता हूँ, 1 मिनट। तो देखो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के यहाँ कहते हैं। और कटारगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ में एक महल है। कौन सा महल? बादल महल। कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल है। इस बादल महल में महाराणा प्रताप क्या है? कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ठीक है। अभी जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लगा था उसमें पूछा गया था महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, डेट पूछ ली अपन से, तो वो भी याद होना चाहिए। कटारगढ़ दुर्ग में जो बादल महल है तो आपसे ये पूछा जाता है महाराणा प्रताप का जन्म किस महल में हुआ, किस दुर्ग में हुआ, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ दुर्ग में। कटारगढ़ दुर्ग के किस महल में? बादल महल में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कहाँ हुआ था? बादल महल में। बादल महल कहाँ पे? कटारगढ़ दुर्ग में। और कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जो है राजसमंद में, ठीक है। तो राजसमंद किस में आता था? उसमें मेवाड़ में आता था। इतना आप नोट कर लो उसको। अब बाकी आगे पढ़ते हैं। तो अपना कुंभलगढ़ है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रमुख स्थल देख लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में और प्रमुख स्थल क्या क्या है? तो कुंभलगढ़ में प्रमुख स्थल, कुंभलगढ़ में क्या है? प्रमुख स्थल। तो इसमें देखो पहला स्थल है मामा देव मंदिर। कौन सा है? मामा देव मंदिर। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। नीलकंठ महादेव मंदिर दूसरा है, नीलकंठ महादेव मंदिर। लो प्रमुख स्थल में मामादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। तीसरे नंबर पे है देखो यहाँ पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। किसकी पूजा होती है यहाँ पे? विष्णु की। तो इसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं, विष्णु मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर है, कुंभा ने बनवाया था, पर यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? विष्णु मंदिर भी कहते हैं। अगला एक महल है यहाँ पे, चौथा झाली रानी का महल। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर पूछा गया है कि झाली रानी का महल किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अगला इसमें है चौथा 5 नंबर कुंभा महल, कुंभा
महल। ठीक है, कुंभा महल बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि कटारगढ़ दुर्ग में क्या बना हुआ है, कुंभा का महल है, इसलिए इसको बोलते हैं कुंभा महल है। अगला 6 नंबर पे पन्नाधाय महल, पन्नाधाय महल। ठीक है, और 7वें नंबर पे यहाँ पे है जो है फतेह प्रकाश महल। ठीक, ठीक है, फतेह प्रकाश जो है ये संग्रहालय भी एक तरह का संग्रहालय। ठीक है, और इसको महल भी कहा जाता है। तो देखो ये सारे इसके प्रमुख स्थल है, मामादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर और झांसी रानी का महल, कुंभा महल, पन्नाधाय महल और फतेहपुर। इसमें जो कुंभा महल है ये इंपॉर्टेंट है। कुंभा महल किस दुर्ग में है, तो कुंभलगढ़ में है। दूसरा यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर, कई बार एग्जाम आ गया, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पे, कुंभलगढ़ में है। अगला झांसी रानी का महल कहाँ पे है, तो वो कुंभलगढ़ में है। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। इसके साथ ही अपने दो हो गए, चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़, दूसरा हो गया कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ 2 किले हो गए अपने। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान पुलिस एसआई, आरएस, जितने भी राजस्थान के एग्जाम है सबके लिए जो नोट्स है, इससे आगे अब कुछ नहीं पढ़ना। जितने भी नोट्स है अपने सफिशिएंट है और इनको ही आपको बार बार रिपीट करने हैं और इनके अच्छी तरह नोट्स बनाने हैं। और बाकी भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, वो आपका कर्तव्य है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। बाकी जो अगला दुर्ग लेंगे अपन वो लेंगे मेहरानगढ़, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला दुर्ग है मेहरानगढ़। कहाँ पे है ये, तो जोधपुर में है, जोधपुर में है। और अगला दुर्ग मेहरानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर इसको जरूर करना, भूलना मत करते। ठीक है।